ऑर्गेनाइजेशन, 5 फॉर्म्स पढ़ते हो आप बिजनेस की, ध्यान से समझना इधर। बेटा इधर देखोगे सब बच्चे, सबसे पहली फॉर्म जो आप पढ़ते हो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। पहली फॉर्म क्या पढ़ते हो बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड फॉर्म दैट यू स्टडी इज पार्टनरशिप। मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताने वाली हूँ सभी फॉर्म्स का, ध्यान से समझना, ठीक है? यहाँ से आपको कुछ छूटेगा नहीं, पेपर में जो भी आएगा आप कर पाओगे, जो मैं अब बता रही हूँ, ठीक है? ध्यान से समझो। थर्ड इज जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। बोलो मेरे साथ, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है मैम? उसके बाद आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ध्यान से समझो बेटा, अगर मैम सिंगल ओनर की बात करेंगी, पूरे केस स्टडी में किसकी बात होगी? सिंगल ओनर की, तो आंसर क्या होगा? सोल प्रोप्राइटर। टू और मोर पर्सन्स की बात हुई तो पार्टनरशिप। इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही है, पहले तो नंबर ऑफ ओनर्स देख ले कि शेयर होल्डर्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा? मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा? कोऑपरेटिव। फैमिली मेंबर्स, कर्ता, एल्डेस्ट मेंबर, फैमिली की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा? सबसे पहली चीज आप मैम अगर ओनर्स की बात ही ना हुई तो हम क्या करेंगे? ध्यान से समझना। फिर आप ये देखो कि लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड, ये कुछ तो बात करेगी मैम। अगर वो भी बात नहीं हुई तो फिर देखो कि ह्यूज रिसोर्सेज है या कम। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंपैरेटिवली पार्टनरशिप की क्या होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के, कोऑपरेटिव में कोई ज्यादा कैपिटल ही नहीं लगाता। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में क्या होती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्या होती है बेटा? एंसेस्ट्रल। मैंने बहुत सारे पेपर्स का एक एनालिसिस करा, चैप्टर 2 में से क्या आता है, तो हम वही टॉपिक कर रहे हैं जो बार बार पेपर में आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली आपके पेपर में भी वही आएगा। बट बाकी टॉपिक्स को आपको एक रीड तो देना है, ठीक है? कि अगर बाय चांस आ जाए तो, वैसे कम चांसेस है। अब ध्यान से समझना, आपको पांचों फॉर्म्स क्लियर है? सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैम पूछती हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड, एक्सप्लेन अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। तो मैम ये कहती हैं कि उसको एक्सप्लेन करो, ध्यान से समझना। सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड, ऐसे ही करता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस एसेट्स कम पड़ते हैं तो जिस भी बंदे की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसको घर से पैसा लेकर आना पड़ता है। मतलब लायबिलिटी का, उधार का बिजनेस तक लिमिट नहीं है, घर जा रहा है, इसीलिए लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड। क्या बोलते हैं बेटा? तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। इट मीन्स उसके कौन से एसेट्स यूज होंगे? पर्सनल एसेट्स। कौन से एसेट्स यूज होंगे? जल्दी बोलो। पर्सनल एसेट्स। मैं आपको वैसा ही दिखा रही हूँ जो मैम एक्सपेक्ट कर रही है आपको पेपर में लिखने के लिए। दिस इंप्लाइज दैट ओनर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट। आपको उधार पर्सनली पे करना पड़ेगा, घर का जो भी आपके पास है एसेट उसको बेचना पड़ेगा, चाहे घर बेचो, गाड़ी बेचो, गहना बेचो, कुछ तो बेचो, लेकिन आपको डेट को क्लियर करना पड़ेगा। ध्यान से समझना। इन केस द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट, लेकिन तभी बेचना है जब बिजनेस के एसेट्स क्या पड़ेंगे? कम। टू मीट ऑल द डेट्स। As such, the owner's personal possessions, such as his or her personal car, can be attached, or other assets could be sold for repaying the debt. समझ गए? कोई भी पर्सनल चीज आपको बेचनी पड़ेगी अगर आपके बिजनेस के एसेट्स क्या पड़ेंगे? शॉर्ट, इफ इन केस दे आर नॉट
sufficient. शॉर्ट की जगह आप क्या लिखोगे? in case they are not sufficient. Then you have to attach your personal assets. लिख लोगे, ये पक्का एक्सपेक्टेड है 1 या 2 मार्कर में. एक्सप्लेन अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो आप लिखोगे सोल प्रोप्राइटर्स एंड बोल सकते हो पार्टनर्स और कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी. इन सबकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड. शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड. कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड. लायबिलिटी क्लियर है? सोल प्रोप्राइटर्स की अनलिमिटेड, पार्टनर्स की अनलिमिटेड. घर जाता है. थर्ड आती है जॉइंट हिंदू. कर्ता की क्या होती है? अनलिमिटेड. को पार्सनर्स की लिमिटेड. 3 बंदे हैं जिनकी अनलिमिटेड है, 3 बंदे हैं जिनकी लिमिटेड है. 3 बंदे जिनकी लिमिटेड है मैम अगर पूछ लें तो को पार्सनर्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड शेयर होल्डर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी. इज इट क्लियर? चलो आगे चल रहे हैं. मैम आपको किसी भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्वेश्चन दे देती हैं क्योंकि मैम को लगता है कि बच्चा ये पढ़ के नहीं आएगा टाइप्स. तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ध्यान से समझना. पहला टाइप है बेटा कंज्यूमर. आपको पहले 5 टाइप पता होने चाहिए, 6 टाइप्स. फर्स्ट क्या है? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, फार्मर्स, क्रेडिट और हाउसिंग. फिर से बोलो. कंज्यूमर. कंज्यूमर को कुछ खाना है तो बनाएगा कौन? प्रोड्यूसर. मार्केट भी तो करना पड़ेगा, मार्केट तक लेके जाना पड़ेगा, मार्केटिंग. उगाएगा कौन? फार्मर. उधार चाहिए तो क्रेडिट. घर बनाना है तो हाउस. 6 टाइप्स क्लियर है? मैम पहले बताओ ये इस्टेब्लिश कैसे हो, क्यों होते हैं? दे आर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. प्रोड्यूसर क्यों बनता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स. क्या लिखोगे बेटा? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर. They are these societies, producers, cooperative societies are against the big capitalist. तो किसको सपोर्ट करती है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रोड्यूसर्स को. किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स. थर्ड इज मार्केटिंग. इट हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट. ये बनाने में हेल्प करती है और बेचने में भी. अगर सिर्फ बेचने की बात होगी तो आंसर क्या होगा? समझ गए? बनाने और बेचने दोनों की बात होगी तो आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसर्स. थर्ड बात करते हैं फार्मर्स का. इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है फार्मर्स कोऑपरेटिव. इजी रेट्स पे क्रेडिट देती है आपको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. और कोऑपरेटिव हाउसिंग देती है आपको उन लोगों को. इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है जिनके पास लिमिटेड इनकम है लेकिन उनको घर कंस्ट्रक्ट करना है. हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट देयर होम. इज इट क्लियर? हाउसिंग से रिलेटेड बात होगी तो हाउसिंग है. मैम मेंबर्स कौन होते हैं? Members comprise consumers desirous of obtaining good quality products at reasonable prices. जिसको अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए पर रीजनेबल चाहिए तो वो कहाँ जाता है? कंज्यूमर. जिसको अच्छा इनपुट चाहिए पर रीजनेबल चाहिए वो कहाँ जाता है? प्रोड्यूसर. क्योंकि प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल्स चाहिए, इनपुट्स चाहिए. पढ़ो. मेंबर्स comprise of producers desirous of procuring inputs for production of goods. Next is marketing. Members consist of producers who wish to obtain reasonable prices. अब वो बेचना अच्छे प्राइस पे चाहता है. कहता है मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है बट मुझे मार्केटिंग नहीं आती, मुझे बेचना नहीं आता. वो क्या ज्वाइन कर लेता है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. ऐसे ही मेंबर्स कंप्राइज पर्सन्स हु सीक फाइनेंशियल हेल्प. जिसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट कोऑपरेटिव. अगर किसी को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? हाउसिंग. रेजिडेंशियल मतलब घर, एकोमोडेशन मीन्स हेल्प. समझ गए? तो वो कहाँ जाता है? जल्दी बताओ. इतना क्लियर है? मैम एम बता दो बेटा. जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन पे फोकस करती है. हम सीधा मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से खरीदते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है. तो इट एम्स एट एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. ये किसके अगेंस्ट फाइट करती है? बिग कैपिटलिस्ट. इट एम्स टू फाइट अगेंस्ट बिग कैपिटलिस्ट. ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं. स्मॉल प्रोड्यूसर, बिग कैपिटलिस्ट, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. ठीक है? प्रोक्योरिंग इनपुट्स एट रीजनेबल प्राइजेस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस अगर बात हो रही है तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव एंड सो ऑन. कर लोगे? चलो नेक्स्ट. मैम मार्केटिंग भी क्या करती है? बेटा मार्केटिंग भी मिडलमैन को हटा देती है. वो कहती है क्या तू होलसेलर को बेचेगा, रिटेलर को बेचेगा, फिर कस्टमर तक जाएगा. बीच वाला मार्जिन तो होलसेलर और रिटेलर ही खाएंगे. इससे बेटर है तो सीधा किसको बेच? कस्टमर को. बीच वाला मार्जिन भी किसके पास आएगा? प्रोड्यूसर के पास. तो प्राइस क्या मिलेगा आपको अपने प्रोडक्ट का? ज्यादा. ये भी किस पे एम कर रही है? एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. मैम
फार्मर्स की किस पे एम करती है? टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। ये कहती है फार्मर्स तुम मिल जाओ, बीच वाली बाउंड्रीज को हटा दो ताकि जो सॉइल है उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। तो आप किस पे फार्मिंग करो? लार्ज स्केल फार्मिंग। किस पे फार्मिंग करो बेटा? नेक्स्ट इज एम्स टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडर्स। अब जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? उधार देते हैं, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा रखते हैं कि उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं कि तुम जिंदगी भर हमारे लिए ही काम करोगे। तो ये कौन सी सोसाइटी है? क्रेडिट कोऑपरेटिव। हाउसिंग क्या करती है? इट एम्स इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स। क्लियर है? लिख लोगे? चलो अब आगे चल रहे हैं। मैंने आपको इतना सा ही बताना था ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप ये वाले वर्ड्स यूज कर पाओ। अगला टॉपिक जो आपके पेपर में आ रहा है दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। मैंने अभी एक केस स्टडी भी डाली थी कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पेपर में एक्सपेक्टेड है। 1 मार्कर केस स्टडी आपको डाल दी थी रील पे ताकि आप देख पाओ कि कैसे करना है केस स्टडी को। पहला जो ट्रिक है केस स्टडी करने की दैट इज कि केस स्टडी को नीचे से रीड करो। जिस बंदे की बात हो रही है उसको अंडरलाइन कर, जिस टॉपिक की बात हो रही है उसको अंडरलाइन कर। फिर तो केस स्टडी को ऊपर से रीड करेगा। जिस बंदे के बारे में पूछा है ना बस उसी वाली लाइन को अंडरलाइन करना है आपने ताकि आप आंसर को बेटर कर पाओ। अगर आप अननेसेसरली डेटा पढ़ रहे हो उससे आंसर नहीं मिलेगा। केस स्टडीज आर फार मोर इजियर, आपको और ऑप्शन ही दे देती है भाई ये आंसर है। तो आपको पहले टॉपिक देखना है, बंदा देखना है, फिर केस स्टडी रीड करते हुए मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। फिर तेरे को टॉपिक पता लग गया, तेरे पास एक्सप्लेनेशन भी केस स्टडी के अंदर ही है, वही वाले वर्ड्स को यूज करके आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। समझ आ गया? अगर मैम बोलती हैं बाय कोटिंग द लाइन्स तो आपने लाइन पहले ही अंडरलाइन कर रखी है तो आप लाइन भी लिख सकते हो। अगर मैम ने नहीं बोला कोट द लाइन्स तो आपको लाइन कोट। समझ गए? चलो अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर। अब देखो मैम कैसे चाहती हैं आप लिख के आओ, एक एक पार्टनर का हर चीज पढ़ लो, ठीक है? ध्यान से समझो। एक्टिव पार्टनर takes actual part in carrying on business of the firm on behalf of other partner। ये actual part participate करता है। कौन सा पार्टनर? एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डोरमेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज, 4 नाम दे दिए मैम ने, आंसर क्या होगा? डोरमेंट। Next, secret partner is unknown to the general public and contributes to the capital. Capital तो contribute करेगा। Next, nominal partner only allows the use of his or her name। क्या allow करता है? सिर्फ अपना नाम यूज करना, ना तो कैपिटल लगाता है ना मैनेजमेंट देखता है, पर तब भी उसकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड, क्योंकि उसने अपना क्या दिया था? नाम। तो लोगों को लगता है ये भी पार्टनर है। तो जब फर्म उसका उस बंदे का पैसा लेकर भाग जाती है तो बंदा किसको पकड़ लेता है? नॉमिनल पार्टनर को। समझ गए? ऐसी सी केस स्टडी आएगी। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। कंसिडर्ड बाय एस्टॉपल इफ थ्रू हिज और हर ओन इनिशिएटिव। खुद ही आकर बार बार बोलता रहता है मैं भी पार्टनर हूं, मैं भी पार्टनर हूं, तो आंसर क्या होता है? पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्लियर है? हिज और हर ओन इनिशिएटिव लिखना है एस्टॉपल में। जैसे हम किसी मीटिंग में गए, मैं पार्टनर नहीं हूँ अंगद सिंह क्लासेस की, लेकिन तब भी मैं बार बार शो कर रही हूँ या बोल रही हूँ कि मुझे भी कंसिडर करो, मेरे बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो मैं कौन सी पार्टनर हूँ? पार्टनर बाय स्टॉप। अगर अंगद सर और विनीत सर बोल रहे हैं कि मैम भी पार्टनर है तो आई एम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। समझ गए? अगर मैं बोल रही हूँ मीटिंग में तो आई एम पार्टनर बाय स्टॉपल। समझ गए? नेक्स्ट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको इजी वे में मैंने बताया था कौन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है? एक्टिव भी करता है, स्लीपिंग भी करता है, सीक्रेट भी करता है, बट नॉमिनल, नॉमिनल का ही तो टाइप था एस्टॉपल, तो ये भी तो कंट्रीब्यूट सिर्फ नाम दे रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कौन कौन करेगा? एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट करेगा बट लोगों को पता नहीं लगने देगा कि मैं पार्टनर हूं। मैम आपने बोला ये तो सिर्फ कैपिटल लगा रहा है तो ये भी नहीं करेगा, और क्योंकि नॉमिनल का एक टाइप है एस्टॉपल। मैम आपको कह रही है नॉमिनल और एस्टॉपल, मैम ने टाइप हटा दिया, होल्डिंग आउट हटा ही दिया, क्योंकि चेंज इज जस्ट अ चेंज। समझ गए? चेंज कर दिया बस थोड़ा सा। अब इधर देखो मैम, फिर बताओ प्रॉफिट्स और लॉसेस कौन कौन शेयर करेगा? वेरी सिंपल,
जो कैपिटल लगा रहा है वही तो प्रॉफिट लेगा, इसने कैपिटल लगाई है, शेयर्स द प्रॉफिट, शेयर्स द प्रॉफिट, शेयर्स। कैपिटल नहीं लगाई तो प्रॉफिट क्यों देंगे? क्लियर है? नेक्स्ट इज लायबिलिटी, अनलिमिटेड 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 अनलिमिटेड, सबकी अनलिमिटेड है मैम। अगर उसने कैपिटल नहीं लगाई, प्रॉफिट नहीं ले रहा तो अनलिमिटेड क्यों है? नाम तो दिया था, तो पब्लिक नोस कि ये तो पार्टनर है। मैम इसने तो नाम नहीं दिया, इसकी क्यों अनलिमिटेड है सीक्रेट की? क्योंकि पार्टनर्स को तो पता है ना कि वो पार्टनर है, तो अगर एसेट्स कम पड़े तो घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा सबको ही, तो सबकी लायबिलिटी क्या है बेटा? मैम व्हाट इज माइनर एज अ पार्टनर? पेपर में बाय चांस आ जाए, वैसे बहुत कम चांस है, आ नहीं रहा, बट टाइप्स ऑफ पार्टनर आ रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनर एज अ पार्टनर। मतलब मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, कोऑपरेटिव से क्वेश्चन आ सकता है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ सकता है। फीचर्स मेरिट डीमेरिट का आना कम इम्पॉर्टेंट है, शायद अब ना आए, अगर आएंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के आएंगे, मैं अभी करवाऊंगी आपको, ठीक है। पार्टनरशिप में से मैम टाइप ऑफ पार्टनर दे रही हैं, या फिर आपको क्या दे रही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इज इट क्लियर? अब ध्यान से समझो। माइनर एज अ पार्टनर, हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। माइनर एक ऐसा पार्टनर है जिसने कैपिटल लगाई है, पर उसकी लायबिलिटी क्या है बेटा? लिमिटेड। इधर देखोगे, लिमिटेड लायबिलिटी कहां तक मैम? जितनी उसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है। ये डे टू डे मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट इज अ माइनर कैन ओनली शेयर द प्रॉफिट्स। नेम द पार्टनर who has only the share in profits. Answer is minor. Name the partner who has limited liability. Answer is clear है सबको? अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है पार्टनरशिप की? नो, पार्टनरशिप फॉर्म की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बट एडवाइजेबल है, क्योंकि अगर तूने अपनी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, कल को कोई भी डिस्प्यूट हुआ, डिस्पेरेंसीज हुई, तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, आप किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर पाओगे। पार्टनर्स फर्म के अगेंस्ट केस, फर्म पार्टनर के अगेंस्ट केस, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस, तो अल्टीमेटली दूसरा बंदा, दूसरी फर्म जो रजिस्टर्ड है, वो आपके अगेंस्ट केस कर देगी। अगर आप ठीक भी हुए तो आपकी कोई सुनवाई, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि तो अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा ले। इनिशियली मत करा, बीच में 2-3 साल बाद अगर आपको लगता है अब लड़ाई हो सकती है या फिर हमारे में नहीं सही ट्यूनिंग बैटरी, तो आप रजिस्ट्रेशन फटाफट करा लो। समझ गए? आओ अब रीड करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स entering the firm's name along with the prescribed particulars in the register of firms kept with registrar of firm। मतलब क्या होता है मैम रजिस्ट्रेशन का? एक बंदा होता है रजिस्ट्रार जो रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसके अंदर हर फर्म का नाम लिखा जाता है जो रजिस्टर होती है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। कुछ कुछ डिटेल्स लिखकर अगर आप अपना नाम उस रजिस्टर पे चढ़वा दो तो हम इसको क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। It is optional for a partnership firm to get registered. Compulsory नहीं है, तो क्या लिखोगे? It is optional for partnership firm to get registered. However, in case of a firm does not get itself registered, अगर उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो उसको नहीं मिल पाएंगे। तो मैम आपसे पूछती हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट ऑफ अ नॉन रजिस्टर्ड फर्म। अगर तूने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो एक्चुअली क्या नहीं कर पाएगा और क्या कर पाएगा, आओ देखते हैं। आप बेसिकली इधर देखो, 3 पॉइंट याद रखोगे। फर्स्ट पॉइंट, अगर तू एक ऐसी फर्म का पार्टनर है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो तू किसी और पार्टनर के अगेंस्ट केस, a partner of an unregistered firm cannot file a suit against the firm or other partners. Is it clear? अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर बन चुके हो, नई रजिस्ट्रेशन कराई तो केस नहीं कर सकते ना फर्म के अगेंस्ट ना दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट। नेक्स्ट, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट तो केस ही नहीं कर सकता, वो तेरे साथ कितना ही गलत क्यों ना कर ले, इसका मतलब आपकी सुनवाई नहीं होगी। थर्ड और लास्ट, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट पार्टनर। अगर अंगद सिंह क्लासेस बहुत परेशान है, विनीत सर एक पार्टनर है, उनसे बहुत परेशान है, तो भी केस नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल जुजोत मैम से परेशान है तो मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर पाएगी। क्लियर है? चलो, इट इज देयरफॉर, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि तुम अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो, ताकि तुम्हारे साथ कल को कोई भी गलत चीज हो
या फिर आप बोल सकते हो इलीगल चीज हो, तो आप लॉ में जाकर आपकी सुनवाई तो हो, इसीलिए इट इज ऑप्शनल बट एडवाइजेबल। क्लियर है? मैम अब बताओ फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक, मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट है, तो हम किसके फीचर्स कर रहे हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी के। जो इंपॉर्टेंट था मैंने इस पीडीएफ में डाल दिया है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इधर देखोगे, पहला पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स। मान लो गूगल के पास 50 करोड़ के एसेट्स हैं, बट वो गूगल के हैं, ओनर्स के, शेयर होल्डर्स के, तो ओनर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात हो रही है, ओनर्स अलग हैं और कंपनी, सो इट मींस इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके एसेट अलग, उसका नाम अलग, उसकी पहचान अलग। समझ गए? फर्स्ट पॉइंट बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी को लॉ ने बनाया है, तो उसको खत्म भी कौन करेगा? लॉ। बंदा उसको खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो एक बंदे की तरह है। दो रीजंस हैं। पहली चीज ये है कि वो एक बंदे की तरह साइन कर सकता है, अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी के अगेंस्ट केस कर सकता है। आओ पढ़ो। Like natural persons, a company can acquire property, incur debts, borrow money, enter into contract। ये सब कर सकता है, एक बंदा करता है। एक कंपनी ये सब कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? जल्दी बोलो। Can acquire property, incur debts, borrow money, enter into contracts। Sue and be sued, केस भी कर सकती है और उसके अगेंस्ट भी केस किया जा सकता है। बट अनलाइक देम इट कैन नॉट रन, टॉक, वॉक, ईट एंड सो ऑन। ये सब चीजें वो नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कंपनी एक पर्सन तो है बट आर्टिफिशियल। फर्स्ट पॉइंट जल्दी बोलो, सेपरेट लीगल एंटिटी। जो बच्चों की दिक्कत है हम अंदर क्या लिखे उसका हैशटैग ये रहा। समझ गए? सेकंड पॉइंट क्या है? आर्टिफिशियल। Like natural persons, a company can acquire property in its own name, can incur debt, enter into a contract. But like a natural person, they cannot walk, talk, eat and so on. That is why they are considered as artificial। लिख लोगे? नेक्स्ट, फॉर्मेशन। बहुत ही मुश्किल है, पूरा चैप्टर करा आपने फॉर्मेशन पे, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। ध्यान से समझो, मैंने बोला है कंपनी को लॉ ने बनाया तो खत्म भी कौन करेगा? तो एक बंदे के मरने से या 100 बंदों के मरने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क, तो मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय द लॉ। समझ गए? इसको कौन खत्म कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ लॉ। सो डू यू नो मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। इज दिस assertion ट्रू? यस। समझ गए? assertion रीजनिंग में मैंने देखा है। क्लियर है? अब क्या होगा? मतलब मैंने जो सोचा वो यही है कि मैम हमने एमसीक्यूज भी ले लिए, केस स्टडी भी ले ली, टॉपिक भी ले लिए, सब ले लिए, पर हम कुछ पढ़ नहीं रहे, हमें नहीं पता पेपर कैसा आएगा। तो आई विल गिव यू 2 to 3 प्रीवियस ईयर स्कूल्स क्वेश्चन पेपर्स, वो अटैच्ड होंगे पीडीएफ में। आपको वो करना है अपने पेपर की छुट्टियों में। तेरे पास 2-3 दिन की छुट्टी तो है, 2 दिन की तो है बेयर मिनिमम फाइनल एग्जाम्स में। तो जिस दिन आप घर आ रहे हो उस दिन आप सारे कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से फोकस करोगे। जो 2 छुट्टी हैं उन 2 छुट्टियों में क्वेश्चन पेपर भी करोगे, जो टॉपिक नहीं आते वो भी करोगे। ऐसा आपको करना है। क्वेश्चन पेपर करते करते आपको लगा यार ओ शिट यहाँ पे तो पीपीपी आ गया है, मैंने करा ही नहीं, चलो बुक खोलो, एक जगह पर लिख लो पीपीपी करना है, पीपीपी करो। दिस इज हाउ स्मार्ट वर्क विल गो। ऐसा नहीं बैठ के 2 दिन चलो बुक ही देखता रह गया, चैप्टर्स ही देखता रह गया, ये पता ही नहीं पेपर में आएगा क्या, पेपर करना कैसे है। यू बेयर मिनिमम हैव टू सॉल्व 2 to 3 स्कूल सैम्पल पेपर या क्वेश्चन पेपर, तभी आपको पता लगेगा पेपर में आ क्या रहा है। अच्छा होगा आपके पास प्रीवियस, जैसे आर्यन ने मुझे बोला मैम मेरे पास पिछले साल का पेपर आ गया, तो कर लो। अब तो आपके पास पिछले साल का पेपर है, आपको मैम का आइडिया पता लग रहा है कि केस स्टडी कितनी आती है, असर्शन रीजन आता है नहीं आता है, एमसीक्यूज मुश्किल आते हैं, कौन से आ जाते हैं। ठीक है? मतलब मैक्सिमम अगर मुश्किल से मुश्किल पेपर बनता है तो 3 to 4 मार्कर मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपको शायद ना आता हो, कि मैम ने कहीं बुक से किधर से भी उठा के दे दिया मुश्किल पेपर में, बहुत मुश्किल में। तो बाकी 76 तो ला।
उसको परफेक्शन एस कर, उधर से हो नहीं रहा। 76 आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 72 73 इतने तो लाओ। अगर पेपर मुश्किल है उसमें 73 ला रहे हो तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। इसी पेपर में आपको 80 मार्क्स का आता होगा, तेरे को आंसर ही नहीं लिखना आ रहा, क्या कर लेगा। तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, बहुत सारे बच्चे आप में से भी होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, मेरे को पता नहीं लग रहा वो क्या लिख रहा है आंसर। फिर जब रिजल्ट कम आएगा तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। अब पछताए तो होत क्या, क्या रोते रहो। आंसर तो 12th में भी लिखने हैं, डरते क्यों। मैंने आपको ये बोला था, डू नॉट फियर द एग्जाम। कितने बच्चों ने पेपर नहीं दिया, आप दोनों ने दिया है। स्ट्रेंज। ये देखो, सैटरडे को पेपर था ना, तभी तो क्रैश कोर्स आज हो रहा है। संडे को 12 से 4 का टेस्ट था, ये क्लास में अनाउंस हो रहा था ना। आप तो आते हो क्रैश कोर्स की क्लास में, आपको तो पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको बोला था 5 दिन में सारे चैप्टर हो जाएंगे, 5 दिन में 5 चैप्टर हो जाएंगे, 5 दिन में 5 चैप्टर हो रहे हैं। वेंसडे वी स्टार्टेड, कल खत्म हो जाएगा। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे को टेस्ट था, संडे आपका 12 से 4 सेमिनार था, कल गेस्टेड हॉलीडे था, आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे, कल खत्म। क्या यही होएगा, सैम्पल पेपर होएगा बीच में पहले, फिर ऐसे मैं रैंडम क्लास लूंगी एक, जिसमें 2-3 चैप्टर इकट्ठे रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, 30 या 1 को जब भी आपका अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा उसके बाद। 29 को है, 31 को ले लेते हैं। 31 को क्या डे है, 31 सुबह रखते हैं हम, बीएसटी का एक इलोंगेटेड सेमिनार, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज। ये ठीक है, जस्ट फॉर आर सेंटर स्टूडेंट ओनली। ठीक है, चलो ज्यादा फ्रैंक नहीं होना। इधर देखो बेटा, देखो मैम तो पागल है, बोलती रहेंगी कराती रहेंगी। until and unless you learn and write, the result will not come। डॉक्टर का क्या है, पेपर भरता रहेगा दवाइयां लिख लिख के, जब तू केमिस्ट से खरीदेगा नहीं खाएगा नहीं, क्या तेरे पे आएगा सर। आप समझते ही नहीं हो, पेपर लिखने नहीं आते, नालायक की बने जा रहे हो। इधर देखो, कंट्रोल किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय बोर्ड ऑफ। जिसने कंट्रोल के पॉइंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख दे उसका आंसर ठीक है। हैशटैग क्लियर है। नेक्स्ट, लायबिलिटी। किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती थी, आपने बताया, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, को पार्टनर्स ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, सबकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। तो मैम ऐसा बोल सकती है, नेम एनी 3 ओनर्स हु हैव लिमिटेड लायबिलिटी एंड यू नो इट। ठीक है, चलो इधर देखो, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जितने के शेयर्स खरीदोगे उतने ही पैसे कंपनी मैक्सिमम आपसे मंगवा सकती है। अगर आप 10 रुपए में से 4 रुपए पे कर चुके हो तो कंपनी और कितने मंगवा सकती है, सिर्फ 6। 10 में नहीं मंगवाएगी, कितने मंगवाएगी, सिर्फ। तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ अनपेड अमाउंट ही है। जब तूने शेयर खरीदा तूने 4 रुपए दे दिए, क्योंकि कंपनी इकट्ठे पैसे सारे नहीं लेती, तूने 4 दिए, 3 दिए, जितने भी दिए, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही कंपनी आपसे मंगवा सकती है। अगली लाइन लिखी हुई है, द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। दिस इज द मेन हैशटैग। कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा मंगवा सकती है, जो तूने 100 के शेयर खरीदे थे, तूने 50 दे दिए कंपनी को, पे कर दिए, तो अनपेड कितना है, 50। तो कंपनी आपसे लॉस में भी डूबती डूब रही है, अब कितने मंगवा सकती है, सिर्फ 50। आप कितने दोगे, सिर्फ। समझ गए, चलो नेक्स्ट इज कॉमन सील। कंपनी का एक एनग्रेव्ड सिग्नेचर होता है। कंपनी की कॉमन सील हो या ना हो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, तो मैम लिख सकती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज बाउंड टू हैव अ कॉमन सील। एजर्शन क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन। लेकिन अगर है तो ये हर डॉक्यूमेंट पे क्या होती है बेटा, फिक्स्ड। क्या होती है हर डॉक्यूमेंट पे, फिक्स्ड। अब इधर देखो, रिस्क बेयरिंग क्या होगा, रिस्क, जल्दी बोलो, शेयर्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। इज इट क्लियर, यस और नो।
सो विद दिस चैप्टर 2 इज नाउ ओवर. अब हम फटाफट से प्रमोशन और कैपिटल फॉर्मेशन देख रहे हैं. ध्यान से समझना, ठीक है. इधर देखो बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी को बनाया कैसे जाता है. इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक बेस है और उसके ऊपर एक और चैप्टर है. ध्यान से समझना, ठीक है. प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल मंगवाना और कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद लास्ट स्टेज होता है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तो आप इसको ऐसे याद रखते हो, PICC. कैसे याद रखते हो, जल्दी बोलो. PICC. P से प्रमोशन, I से इनकॉर्पोरेशन, C से कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और लास्ट क्या है आपका, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ध्यान से समझोगे आप. इधर देखो, प्रमोशन की बात कर रही हूँ. मेन हैशटैग सबसे पहले आपको आइडिया होता है, कंसीविंग ऑफ एन बिजनेस आइडिया. ये रहा. प्रमोशन इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी. तेरे को आइडिया आया, तूने कुछ एक्शन स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव लिया और कंपनी बना दी. So that a promoter is said to be one who undertakes to form a company with reference to a given set it going and who takes necessary steps to accomplish that purpose. जो भी तेरे को आइडिया आया है, जब तू उसको उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लेता है तो आपको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर. मैम पूछती है किसको बिजनेस कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आता है, तो आंसर इज प्रमोटर. किसको आता है, प्रमोटर. क्लियर है. ध्यान से समझना, मेन पॉइंट आ रहा है. फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, मतलब प्रमोशन का पूरा प्रोसेस कि क्या होगा. ध्यान से समझो. फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि तुझे कंपनी खोलनी किस चीज की है. क्या आइडिया आ रहा है आपके माइंड में, तो आइडेंटिफाई. फर्स्ट पॉइंट बोलो जल्दी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस. हम ये तो याद है, अंदर क्या लिखना है, ध्यान से समझो. हैशटैग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप क्या होता है प्रमोटर का, कि तू आइडेंटिफाई कर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को. प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस, जो भी तू बनाएगा उसको आइडेंटिफाई कर कि तू बनाएगा क्या. सेकेंड इज फीजिबिलिटी स्टडीज. अब जो भी आपको आइडिया आया है उसकी चेकिंग करवाओ, क्या टेक्निकली उसके लिए रिसोर्स अवेलेबल है. तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कौन सी फिजिबिलिटी बताती है, टेक्निकल. कौन सी फिजिबिलिटी बताती है, जल्दी बोलो, टेक्निकल. नेक्स्ट इज, इधर देखोगे ध्यान से, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी इज नॉट इजीली अवेलेबल और अवेलेबल. ये कौन बताएगा आपको, टेक्निकल फीजिबिलिटी. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फीजिबिलिटी. क्या बताता है आपको, फंड की रिक्वायरमेंट्स, कितना पैसा चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कौन बताएगा, फाइनेंशियल. पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कौन बताएगा, जल्दी बोलो, इकोनॉमिक. चांस ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल कौन सी फीजिबिलिटी बताती है, इकोनॉमिक. क्लियर है, सबको क्लियर है. चलो नेक्स्ट. बेटा मैं थप्पड़ भी लगा देती हूँ यहीं से ही, ये मैं सोचूं मुझे कुछ पता नहीं लग रहा. ठीक है, जस्ट दैट की क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो आप लोगों को कुछ कह नहीं रही. इससे बढ़िया घर बैठ जाओ. तो 3 4 5 पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दो. तो कंटिन्यूएशन में है ना, 2 और 7 इकट्ठे होते हैं. बेटा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आपने क्या कराई, फीजिबिलिटी स्टडीज. कितनी तरह की फीजिबिलिटीज है, 3. टेक्निकल feasibility telling you the availability of raw material and technology, financial feasibility telling you the feasibility of possibility of availability of funds. Next is economic telling you the chance कि आप profitable होगे या नहीं, कौन सी feasibility बताती है, economic. इसके बाद तो अपनी कंपनी का नामकरण कराता है, which is known as name approval of the company. What is the third step in promotion of a company? Answer is name approval. 3 नेम्स इन ऑर्डर ऑफ कंपनीज. जो भी प्रेफरेंस है वो हम किसको देते हैं, रजिस्ट्रार को, ताकि जो भी नाम अप्रूव होकर आए वो यूनिक हो, सिंपल टू प्रोनाउंस हो, ऐसा कोई नाम होना चाहिए. 3 नेम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी आर गिवन टू द रजिस्ट्रार इन एप्लीकेशन ऑफ द कंपनीज. ये दे दिया जाता है. अगला पॉइंट, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द MOA. जो मेरा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उस पर कौन साइन करेगा, मुझे पहले ही फिक्स करना है. सो ये जो सिग्नेटरीज होती हैं इनको हम फर्स्ट डायरेक्टर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, फर्स्ट डायरेक्टर्स. ध्यान से सुनना. अब
members who will be signing MOA of the proposed company, people signing memorandum are known as first directors of the company. मैम आपसे पूछती हैं who are known as first directors of the company? Answer is signatories to MOA. क्या आंसर है, जल्दी बोलो. सिग्नेटरी वो बंदा है जो साइन मारेगा, खत्म. जिसने साइन करने हैं वो सिग्नेटरी है, जो एमओए पे साइन करेगा वो सिग्नेटरी है. और सिग्नेटरी इज इक्वल टू फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. क्लियर है? ये क्वेश्चन आएगा पेपर में. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, तेरी कंपनी के बैंकर्स से लेकर सीए से लेकर ऑडिटर्स कौन होंगे, ये आप अपॉइंट करते हो. तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेकंड स्टेप फीजिबिलिटी स्टडीज, थर्ड स्टेप नेम अप्रूवल, फोर्थ स्टेप fixing up signatories to MOA, memorandum of association, fifth step appointment of. अब तूने अपने प्रोफेशनल्स, मैम क्या लिखेंगे? प्रोफेशनल्स such as mercantile bankers, auditors are appointed by promoters to, ये नहीं है, to registrar नहीं होगा. The names and addresses of shareholders and the number of shares allotted, very important. ध्यान से समझो, ये मैम ने कुछ मिक्स कर दिया. हाँ, ये हैशटैग नहीं होगा, मैं चेंज कराऊंगी इसकी प्लेसमेंट. ध्यान से समझो. जब कंपनी ने फर्स्ट डायरेक्टर्स बनाए जिन्होंने एमओए पे साइन करा, वो थी सिग्नेटरीज. यहाँ तक क्लियर है? हमने मर्सेंटाइल बैंकर्स, ऑडिटर्स वगैरह को अपॉइंट करा, इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. अब अगला है प्रेपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. अगला क्या है, जल्दी बोलो? प्रेपरेशन ऑफ नेसेसरी. अब प्रमोटर्स कुछ स्टेप्स लेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, एमओए, एओए, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें बनेंगी. एमओए, एओए एंड कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स. लीगल डॉक्यूमेंट्स लास्ट स्टेप में बनते हैं प्रमोशन के. तो 6 के 6 स्टेप मेरे साथ बोलो. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस, बोलो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस. सेकेंड पॉइंट feasibility studies. थर्ड पॉइंट नेम अप्रूवल. फोर्थ पॉइंट fixing up signatories to MOA. Fifth point, last, preparation of necessary. अब एक क्वेश्चन जो पेपर में आ रहा है, दैट इज पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स. हमें बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स. ध्यान से समझना. प्रमोटर्स आर नाइदर द एजेंट्स नॉर द ट्रस्टीज. मैम बोलेंगी ये assertion ट्रू है या फॉल्स. आंसर इज ट्रू. ना तो वो एजेंट है, ना तो वो ट्रस्टी है. क्लियर है? नेक्स्ट, promoters of a company enjoy a fiduciary position with the company which they must not misuse. उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है, बट उसको मिसयूज, ना तो वो एजेंट है ना तो वो ट्रस्टी है, और उसको कौन सी पोजीशन दी गई है? फिड्यूशियरी. क्लियर है? नेक्स्ट, मतलब लीगल पोजीशन ऐसा बोल सकते हो. Promoters are not legally entitled to claim the expenses incurred in the promotion of the company. मतलब वो कहीं से भी इस एक्सपेंस को रिकवर नहीं कर सकते. जो खर्चा हुआ है वो प्रमोटर्स का ही है. उनको फीस मिलती है प्रमोशन करने की, लेकिन वो ये पैसा कहीं और से क्लेम नहीं कर सकते. क्लियर है? तीनों चीजें. पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स अगर आ गया, क्या क्या लिखोगे? दे आर नाइदर द एजेंट्स नॉर द ट्रस्टीज ऑफ द, they have fiduciary position which they may not, उनको misuse. Last, they cannot claim the expenses of promotion. जो भी खर्चा हुआ है वो कहीं से claim. तीनों पॉइंट लिखा हो गया अगर पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स आ गया तो. अब आ रहा है नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टेज 3 कैपिटल सब्सक्रिप्शन. Another 5 minutes, the class will be over. A public company can raise required funds from the public by means of issue of security. एक पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है शेयर्स बेच के. पढ़ लिया सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग. जब मैं किसी बंदे को शेयर बेचती हूँ, जब कंपनी किसी बंदे को शेयर बेचती है, वो ओनर बनता है, शेयर होल्डर बनता है. और कंपनी में कौन से फंड्स आते हैं? ओनर्स फंड्स. क्लियर है? आ जाओ पढ़ते हैं कैसे मंगवाएंगे पैसा. सबसे पहले आपको किसका अप्रूवल लेना है? सेबी अप्रूवल. फर्स्ट पॉइंट सेबी अप्रूवल. जल्दी बोलो फर्स्ट पॉइंट. मैम अंदर क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज रेगुलेटरी अथॉरिटी. अ पब्लिक कंपनी इनवाइटिंग फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक मस्ट टेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. सारी बातें हमें किसको बतानी है? सेबी को. एंड मस्ट नॉट कंसील एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पोटेंशियल इन्वेस्टर. हमें सब कुछ बताना है सेबी को. Next is filing of prospectus. What is prospectus? Any document inviting the public
टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी को हम क्या बोलते हैं? फाइलिंग ऑफ। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट जल्दी बोलो, सेबी अप्रूवल। सेकेंड, फाइलिंग ऑफ। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस भी रजिस्ट्रार को देकर आना है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी। जरूरी थोड़ी है शेयर से पैसा आएगा, अब आपने पढ़ लिया बोरोड फंड से भी तो आ सकता है, लाइक डिबेंचर्स एंड ऑल। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, सिक्योरिटीज। इधर देखो, अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर। द एप्लीकेशन इज टू बी रिसीव्ड बाय बैंकर्स ऑफ द कंपनी। जो 2-3 उन पे पहली कॉल आती है वो कौन रिसीव करता है? बैंकर्स। द ब्रोकर्स ट्राई टू सेल द शेयर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द फॉर्म्स एंड एनकरेजिंग द पब्लिक टू अप्लाई फॉर। ब्रोकर कौन होता है? प्रॉपर्टी बनाता तो बिल्डर है, बिकवाता कौन है? ब्रोकर, डीलर, ऐसा होता है ना। ऐसे ही शेयर्स के भी जो ब्रोकर होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? दे ट्राई टू सेल द शेयर्स। समझ गए? तो बिकवाएगा कौन? ब्रोकर। एप्लीकेशन मनी कौन रिसीव करेगा? बैंकर। लास्ट इज अंडरराइटर्स, दे अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। मैंने बोला अंगद सर आपकी 10 सीट 12th में अगर खाली रहेगी ना, मैं बच्चे भेजूंगी। मैं कौन हूँ? अंडरराइटर। मैं कौन हूँ? जल्दी बोलो। ये कहते हैं अगर पब्लिक ने आपके शेयर्स नहीं खरीदे हम खरीद लेंगे। ये कौन है? अंडरराइटर्स। नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी कहती है, ध्यान से समझो। सेबी कहता है मिनिमम 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। मतलब तेरे पास 1 लाख शेयर है तो कम से कम पब्लिक कितने मांगने आए? 90,000, 90%। अगर 88,000 मांगने आई तो 2,000 किसको बेच दियो? अंडरराइटर को। तभी तो क्वालिफाई होगा। कितने परसेंट की क्वालिफिकेशन है? 90%। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? 90% ऑफ द साइज ऑफ इशू। साइज ऑफ इशू 1 लाख शेयर्स है तो उसका 90% 90,000 शेयर्स है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्या है बेटा? एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान से समझो। मैम अगर 90% से कम आई तो क्या होगा? तुझे सारा एप्लीकेशन का पैसा बैंकर से लेकर किसको देना पड़ेगा? पब्लिक को रिटर्न करना पड़ेगा। जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की एक आप बोल सकते हो एक शीट बनती है, उसके ऊपर हम लिखते हैं मेरे शेयर होल्डर्स कितने थे, उनके क्या नाम है, उनके क्या एड्रेसेस है। ठीक है? या तो आप इसका आंसर स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस लिखोगे या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट लिखोगे। मैम पूछेंगी कि सारे शेयर होल्डर के नाम और एड्रेसेस किस डॉक्यूमेंट में आते हैं। या तो क्या लिखोगे? स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस, या फिर आप लिखोगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। इन दोनों में ही आते हैं। ठीक है जी। अगला पॉइंट मैम अभी तक हमने क्या करा बेटा? सबसे पहले तूने किससे अप्रूवल लिया? सेबी अप्रूवल। उसके बाद आपने क्या करा? फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट। उसके बाद आपने क्या करा? अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड फिर चेक करी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कर ली चेक। अब तेरी 90% मैच हो गई, सब कुछ ओके चला, 90% से ऊपर ही पैसा आया, 92,000 शेयर्स बिक गए। नाउ यू विल राइट एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। आप बोलोगे सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 90% आनी चाहिए थी, आ गई, अब बताओ क्या करना है? लॉट कर दे। तो फिर से सेबी या स्टॉक एक्सचेंज आपकी सारी गाइडलाइंस चेक करेगा कि कंपनी ऑथेंटिक है, सही है। तो 10 हफ्ते का टाइम भी ले सकता है। कितने हफ्ते का टाइम ले सकता है? ये रहा। जिस दिन तो अप्लाई कर रहे हो उससे 10 हफ्ते तक अगर तेरे पास ग्रीन सिग्नल आ गया तो आप क्या कर दोगे? अलॉटमेंट ऑफ। लेकिन अगर वो नहीं सेटिस्फाई हुआ तो कितने दिन में पैसा वापस करना है? विद इन 2 अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे आपको पेपर में। मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या आ जाए। मैम बोलेंगी कि कितना टाइम ले सकता है स्टॉक एक्सचेंज? आंसर इज 10 वीक्स। मैम बोलेंगी रिटर्न कितने दिन में मैक्सिमम हमें कंप्लीट करनी होती है? आंसर इज so they will have to be all money received from the applicants will have to be returned to them within 8 दिन के अंदर अंदर तेरे को पैसा वापस करना पड़ेगा अगर स्टॉक एक्सचेंज को तेरी कंपनी की गाइडलाइन सही। लास्ट पॉइंट इज मैम ऐसा हद जरूरी थोड़ी है, इतनी मेहनत करिए क्यों नहीं सही लगेगी? तो अगर सही लगती है 10 हफ्ते तक तेरे पास आ गया तो आंसर क्या होगा? अलॉटमेंट ऑफ। तो जो भी बंदा अलॉट जिसको भी हम शेयर्स बेचेंगे वो मेरा शेयर होल्डर बन जाएगा। The return of allotment signed by a director or secretary is filed with registrar of companies within 30 days of
अब तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की एक शीट बनाएगा जिसमें सारे शेयर होल्डर्स के नेम एड्रेसेस आएंगे और वो किसको देकर आएगा, रजिस्ट्रार ऑफ विद इन। अब ये 30 डेज 10 वीक्स और 8 डेज वाला क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आपको ऐसे नहीं बोली पेपर में आएगा फिर आप गलत मार्क करके आओगे, मैम गलती से 11 वीक्स कर दिया, नहीं याद रहा था, 10 डेज कर दिया, हमें क्या पता 8 डेज है, क्योंकि मैंने देखो क्लास में बताया इसलिए देखो पता होना चाहिए। अब जो बच्चा घर पे वीडियो देख रहा है, मान ले उसने बीच में कट लगाया और ये लाइन ही निकल गई जब मैंने बोला, तो वो तो पेपर में गलत ही करेगा, समझ गए। तो ये उनके लिए भाई जो पढ़ ही नहीं रहे, तो ठीक है 2 नंबर गलत भी हो गए तो क्या हुआ। अगेन आई एम सेइंग आपको 80 मार्क्स का पेपर ही आता होगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हमने बहुत मुश्किल पेपर बना दिया तो 2-3 नंबर का शायद ना आता हो, लेकिन उसकी वजह से 77 मार्क्स लूज नहीं करनी है। बेयर मिनिमम 77 में से आप 72 73 ला सकते हो, सिर्फ आपको क्या लिखना आना चाहिए, आंसर। उसकी प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, आप करते ही नहीं हो। जाओ, गर्ल्स कैन डू, हरमन कैन ऑल्सो, आर्यन कैन ऑल्सो, बाकी